हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे थ्योरेटिकली और फिर इसके न्यूमेरिकल्स पे काम करेंगे। वैसे न्यूमेरिकल मैंने साथ साथ कराए हैं, तो पहले छोटा सा काम कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बताया था गॉस लॉ की मदद से, और उसमें हमने कुछ फॉर्मूले निकाले थे। ठीक है, जैसे हमने स्फेरिकल शेल की बात करी थी, हमने ये बात करी थी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर किसी पॉइंट की बात करोगे तो KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर की तरफ से कम होता जाता है। बट आपको करना क्या है कि ये फॉर्मूले चार्ज डेंसिटी की टर्म में चेंज करना है। चार्ज डेंसिटी समझते हैं ना, तो करना कुछ नहीं है आपको। अगर आपको ये क्या है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मैक्सिमम है, ये है आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। आप यहां सरफेस लिख सकते हो जहां पे मैक्सिमम होता है। आपको कैसे चेंज करना है, सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन एरिया, इस सरफेस का एरिया। अगर इसकी रेडियस कैपिटल R है तो सिग्मा हो गया Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। तो Q कितना हो गया, सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर। बस ये वैल्यू यहां रख देनी है, तो ये हो जाएगा सरफेस पर K, ये हो जाएगा सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपॉन के सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। इस K की जगह आप लिख देना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो कटता है उसको काट दीजिए, बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह से आपको ये वाला फॉर्मूला भी चेंज करना है, इवन स्फेयर वाला भी चेंज करना है कि स्फेयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर रो है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब, सरफेस पे होता है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और आउटसाइड होता है हमारे पास, ये इनसाइड है, ये सरफेस पर, और ये आउटसाइड KQ अपॉन कैपिटल स्मॉल r स्क्वायर। इसको भी चेंज करना है। कैसे करेंगे, जैसे हमने यहां करा था, सिग्मा क्या होता है Q बाई 4 अपॉन 3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो इस Q की वैल्यू उठा करके इन तीनों जगह पे रखनी है, और K को लिख देना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। कई बार आ जाता है और कि भाई रो की फॉर्म में फॉर्मूला पूछ लेता है, या क्वेश्चन में चार्ज डेंसिटी दे देगा आपको कि किसी भी स्फीयर में चार्ज डेंसिटी इतनी है, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब चार्ज डेंसिटी से फिर कैसे करोगे। ठीक है, अच्छा यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी मेटेलिक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉपी का टॉप पर लिख लेना, किसी भी मेटेलिक सरफेस के पास या मेटेलिक सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी भी मेटेलिक सरफेस पर। ठीक है, और ये होता है कांस्टेंट। अगर आप देखेंगे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सिग्मा अगर कांस्टेंट है तो फिर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट आपको बता दिया, ये आप एक बार कन्वर्ट कर देना। ठीक है, चलिए अब मैं चैप्टर को आगे बढ़ाता हूं। अब हम गॉस लॉ का अगला एप्लीकेशन करेंगे, और ये हमारा सिलेबस के हिसाब से लास्ट एप्लीकेशन है। लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड प्लेन शीट, चार्ज्ड प्लेन शीट, ब्रैकेट में लिखना इनफाइनाइट एंड नॉन कंडक्टिंग, इनफाइनाइट एंड नॉन कंडक्टिंग। चल, तो जिस तरह से हमने वायर वाले में करा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वैसे इसमें भी करेंगे। हम 2 पॉइंट करेंगे। पहला लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा उसकी कैलकुलेशन। तो पहला लिखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ी प्लेन शीट है, उसका एक छोटा सा सेगमेंट हमने यहां पर बना दिया है, और इसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। और जिस पॉइंट पे पता करना है वो पॉइंट है मेरे पास ये P पॉइंट पे पता करना है। तो डायरेक्शन के लिए सेम करेंगे, एग्जैक्ट सेम जैसे हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में करा है, कि यहां से हम सेंटर से एक डिस्टेंस ले लेंगे R, और यहां से एक सेगमेंट लेंगे D डिस्टेंस पर, जिसको मैं DQ कह दूंगा, और सिमेट्रिकली यहां भी D डिस्टेंस पर एक सेगमेंट लूंगा DQ, और इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ। थोड़ा सा जल्दी चलूंगा मैं इसमें,
और ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, ये थीटा, ये थीटा, 2DE cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट DE sin थीटा will cancel each other and net electric field will be along 2DE cos थीटा। तो लिख लीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं इसकी, तो लिख लीजिए एज शॉन इन द फिगर द वर्टिकल कंपोनेंट, सेम सब कुछ सेम, vertical component of electric field that is DE sin theta will cancel each other and net electric field will be along 2DE cos theta means radially outward। खत्म, ठीक है। चलिए सेम है, सिर्फ डायग्राम चेंज कर देना, बाकी सब सेम है। ओके, सेकंड पार्ट लिखिए इसका, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए हमारे पास वही इनफाइनाइट शीट है, तो यहां डॉटेड से बना देता हूं क्योंकि उसका एक पार्ट है सिग्मा है, और यहां पर मेरे पास इसके कारण किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो गॉसियन लॉ लगाऊंगा मैं, तो गॉसियन लॉ कहता है कि आप पहले तो सुटेबल सरफेस मानिए और वो पॉइंट जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो गॉसियन सरफेस के ऊपर आना चाहिए, और उसके बाद में आप अपनी कैलकुलेशन चालू कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए मैं गॉसियन सरफेस जो मैं मान रहा हूं वो है सिलेंड्रिकल, और बुक में क्यूबॉइड माना हुआ है, तो बिल्कुल सेम स्टेप है, सिर्फ डायग्राम का चेंज है, ठीक है। तो ये मैंने माना हमारे पास पी पॉइंट तक मैंने गॉसियन सरफेस मानी, जो आधा अंदर और आधा इसके बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये इस तरह से, समझ रहे। कई बच्चे इसको ऐसे बना देते हैं, पता नहीं 12th में आने के बाद ऐसी बेवकूफी कैसे करते हैं, ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, उनको लगता ही नहीं कि इस डायग्राम में कोई फर्क भी है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, इसको ऐसे मत बना देना, इसमें अंदर से घुसता हुआ जाएगा, पीछे की तरफ निकलेगा, और मैं वो भी बता दूंगा जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, और पीछे की तरफ जो चार्ज होगा है ना, शीट है ना, तो इधर भी चार्ज होगा, इधर भी चार्ज होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, ठीक है। और इस पॉइंट पर की बात कर लो तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, बट इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, है ना, प्लेन चार्ज से रेडियली आउटवर्ड, उधर और इधर, है ना। मैं एक बार बना दूं ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहता हूं तो ये इस तरह से होगा, इस तरह से, पीछे भी चार्ज होगा इसके, है ना। तो यहां पर अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो आपको दिख ही रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो आप चाहे आप इस पे नहीं बनाना चाहते तो ऐसे बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है। वेल वो मैटर नहीं करेगा हमारे लिए। आइए, तो अगेन मैं इसको 3 सरफेस में बांट लेता हूं, एक ये वाली सरफेस, एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस। सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 कह देता हूं, ठीक है। तो मैं लगाता हूं अपने पास गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए, E डॉट डी ए शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसको मैं तोड़ देता हूं, सरफेस 1, 2, 3 में ओपन होगी सरफेस S1 E डॉट डी ए, ओपन होगी सरफेस E डॉट डी ए फॉर सरफेस 2, एंड देन सरफेस 3 विल बी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। सरफेस 1 की बात करते हैं। अगर ये मैं सरफेस 1 मानता हूं, इसको सरफेस 2 कहता हूं, इसको सरफेस 3 कहता हूं, तो यहां पर थीटा कितना है सरफेस 1 के लिए, थीटा है 0, सरफेस 3 के लिए थीटा है 0, और यहां पे थीटा है 90, है ना। सरफेस 1 के लिए थीटा है 0, सरफेस 3 के लिए थीटा 0, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर भी यहां पे भी, और सरफेस 2 के लिए थीटा है 90, तो cos 0 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास E डी ए, ये तो हो जाएगा खत्म, सरफेस 1 रहेगा और सरफेस 3 रहेगा E डी ए, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। और दोनों सेम है इसलिए मैं जोड़ सकता हूं, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 इस सरफेस और इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, E और डी ए। अब Q इनसाइड कितना है, अब देखने वाली बात यह है कि ये सरफेस है मेरी और ये सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कि ये वाला चार्ज ही इसके अंदर है, बाकी तो बाहर हो गया ना, सोचो।
ठीक है, जैसे ये है तो यहां से मैं देखूंगा तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज मिलेगा, तो मुझे यही वाला दिखेगा, है ना। तो ये हो गया मेरे पास सिग्मा हो गया। अगर मैं इसका एरिया ए मान लूं तो सिग्मा होता है क्यू बाई ए, तो क्यू कितना हो गया सिग्मा ए, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप डीए को इंटीग्रेट करेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है, ए से कट गया घट गया मर गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद कीजिए वायर कंडक्टर था तो उसके कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आ रहा है, और जब इंसुलेटर है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। और अगर मुझे इसकी डायरेक्शन दिखानी है तो इसको मैं लिख दूंगा एन कैप, और लिख दूंगा एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन। अच्छा, अब देखो एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, यहां पे क्यूबॉइड बना रखा है बस, बाकी एक भी स्टेप चेंज नहीं करेंगे। अभी क्यूबॉइड बनेगा नहीं मेरे से, वो एक अलग बात है। उसमें से देख लेंगे, चलो कोशिश कर लेता हूं। इस तरह का कुछ क्यूबॉइड बना रखा है। फर्क क्या पड़ता है, बात तो वही है, इसको मैं S1 मान लूंगा, इस पूरी सरफेस को S2, इसको S3 मान लूंगा, बाकी सारे स्टेप्स भी सेम है, तो उससे क्या दिक्कत है ना। एरिया में इसको A मान लूंगा, एरिया वैसे भी कट ही गया है। चलिए, तो ये था हमारा डेरिवेशन प्लेन चार्ज शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट। जब भी बोलेगा नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहां तक हमारा थ्योरी थी। इसके बाद में न्यूमेरिकल्स की वैरायटी है। इसके बीच में मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं जो शायद 3-4 साल पहले बोर्ड में आया भी था। लिख लीजिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एनसीईआरटी में नहीं है बट आया था, बाकायदा बोर्ड ने पूछा था, अच्छी सी डेरिवेशन है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग एट अ पॉइंट on the axis of ring, at a point on the axis of ring। चलिए, ये कह रहा है कि इस बार आपके पास ये है, एक रिंग है और इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उसने नहीं बोला है कि गॉस लॉ से निकालना है, समथिंग लाइक दैट, तो हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। आइए, अब इसके कारण इसकी एक्सिस पर एक पी पॉइंट है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैंने माना ये डिस्टेंस इस कैपिटल आर, सॉरी इस एक्स, और ये कैपिटल आर है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इस पूरे पे चार्ज मैंने माना क्यू है, ठीक है। तो अगेन वही छोटा सा सेगमेंट मान लेता हूं मैं यहां पर डी क्यू का, और इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये, जैसा हमने भी कर रखा है। सेम सेगमेंट यहां मान लूंगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। अगेन डीई और डीई वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल ईच अदर। डीई अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये भी थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, डीई साइन थीटा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग 2DE cos थीटा। ठीक है, तो पहले आप लिख लीजिए, ये नहीं लिखिए, क्योंकि कंसिडरेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि नोट्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। लिखिए, लेट अस कंसीडर अ चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, of radius capital R. To calculate electric field on a point P, at x distance from the center of the charge ring, we will consider two segment DQ symmetrically as shown in the figure, चंद्र पैराग्राफ, और अभी डायग्राम बनेगा। ठीक है,
स्क्रीन पॉज करके डायग्राम बनाइए और आगे लिखिए। Thus, vertical component of electric field, that is dE sin theta, will cancel each other. Vertical component of electric field, that is dE sin theta, will cancel each other, and net electric field will be along 2dE cos theta. ठीक है, चलिए अब समझिए। अब यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो आ रहा है 2dE cos थीटा। सुनना एक चीज, अगर मैं ये 2 हटा दूं तो सिर्फ आप इसके लिए बात कर रहे हैं, है ना। और मैं इसको करता हूं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में मुझे ये देखना है कि dE की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू क्या है, क्योंकि तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे। dE की वैल्यू होगी k, इसका चार्ज मैंने माना dq, और ये डिस्टेंस है मेरे पास स्मॉल r स्क्वायर। cos थीटा क्या आ जाएगा, x बाई आर। देख लो एक बार, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं रख देता हूं, ठीक है। और उसके बाद में लिमिट समझाता हूं मैं आपको। तो नीचे शायद दिखे नहीं तो मैं यहां लिख रहा हूं dE नेट, 2 तो बाहर ले लेता हूं, k भी बाहर ले लेता हूं, और ओवरऑल सेगमेंट सारे dq के मानेंगे तो dq भी यहीं रहने देता हूं। नहीं, dq को हमें पूरा क्यों निकालना पड़ेगा, x नहीं, ओके। अभी ऐसा करते हैं, इजी करता हूं, इसको 2 लग करके फिर बाद में बताता हूं। k dq अपॉन r क्यूब और x, ठीक है। अब समझिएगा, अब समझिए, ये कोई रिंग है बेटा। अगर मैं सेगमेंट यहां की जगह यहां मान लू, 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 पूरे पे मान लू, तो क्या क्या चीजें कांस्टेंट होंगी समझना। क्या ये स्मॉल r चेंज होगा, बोलो। अगर यहां पे कोई पॉइंट बना दूं बिल्कुल सेंटर में, देख रहे इसको, ये कोई पॉइंट है, समझना बेटा ध्यान से। और इस पॉइंट पे अगर मैं सेगमेंट ऊपर मान रहा हूं तो ये डिस्टेंस मेरे पास है स्मॉल r। अगर मैं सेगमेंट नीचे मान रहा हूं तो भी स्मॉल r, अगर मैं इधर मानूंगा तो भी स्मॉल r, इधर मानूंगा तो भी स्मॉल r। यानी कि सेगमेंट में पूरा जब आप इंटीग्रेट करने बैठेंगे तो ये x डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा और स्मॉल r भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेता हूं। 2 k तो कांस्टेंट है सही, x भी कांस्टेंट है, r क्यूब भी कांस्टेंट है, सिर्फ बचता है dq। अब मुझे dq का इंटीग्रेशन करना है। ये 0 से e नेट आ जाएगा, और ये चार्ज कितना है, 0 से क्यों लिखूं, बस यहीं पे समझना है बेटा। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता तो मैं लिखता 0 से क्यू, बट मैं ऑलरेडी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर चुका हूं। यानी कि मैं सिर्फ आधे पार्ट का निकाल करके उसको डबल कर चुका हूं, है ना। ये नीचे वाला सेगमेंट है ना, तो मैं जब लिमिट लगाऊंगा तो मैं सिर्फ यहां से यहां तक की लिमिट लगाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई करके उसको डबल कर चुका हूं। अगर मैंने डबल भी कर दिया और यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दिया तो 4 टाइम्स निकल गया यार, है ना। तो मैंने क्या करा है, या तो आप dE cos थीटा रखिए, 2 हटाइए, सिर्फ इसका कीजिए और dE cos थीटा रखिए और फिर 0 से q करके लिमिट रख दीजिए, ठीक है। तो भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये 2 हटा करके 0 से q करके देखना, आंसर आ जाएगा। बट मैं ऑलरेडी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर चुका हूं, यानी कि मैं आधे का निकालूंगा और ऑलरेडी डबल कर चुका हूं। तो आधे का चार्ज कितना आएगा, 0 से q बाय 2, ठीक है। तो dE की जगह E नेट हो गया 2k x अपॉन r क्यूब और q बाय 2, और काट पीट करके मेरे पास बचता है k q x, और स्मॉल r की वैल्यू चाहे तो आप रख सकते हैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 1/2, है ना। ये देखिए, सो दिस इज योर आंसर। और डायरेक्शन लिख सकते हैं अलोंग
द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, है ना। रेडियल आउटवर्ड नहीं कह सकते, रेडियल आउटवर्ड फिर इसके लिए ये हो जाएगा, इसकी रेडियस तो ये है, ठीक है। चलिए, और ये हमने डायरेक्शन लिख दी है, इसलिए यहां वेक्टर लगा दें। तो ये था हमारा एक और डेरिवेशन। कई स्कूलों में पूछा जाएगा, क्योंकि एक बार बोर्ड में आ चुका है, तो यहां पे बोर्ड लिख देना कुछ कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, चलिए अब एक आधे क्वेश्चन करते हैं, जैसे प्लस क्यू और आपके पास है -4। ये दो चार्ज रखे हुए हैं 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और आपको पता करना है, लिखिए फाइंड अ पॉइंट एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। यही क्वेश्चन कई बार नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इज 0 करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एक ही बात है, सेम तरीका सॉल्व कर लेना। फाइंड द चार्ज, फाइंड द पॉइंट एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 करके देखिए। चलिए, अब देखिए, पहले मुझे ये पता करना है कि अगर ये दो चार्ज 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं, तो कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की संभावना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। पहला, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, नंबर 1, नंबर 2, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आ जाए। क्लियर। तो चूज करता हूं मैं। सबसे पहले मुझे लगा कि यहां पर 0 होगा, या यहां कहीं 0 होगा, या 3 पॉइंट मैंने कंसीडर करे कि कहां कहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। तो प्लस क्यू के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ, -4Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। -4Q के कारण इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, और +Q के कारण आएगा इधर, यानी कि ये तो अपोजिट डायरेक्शन में हो ही नहीं सकते, इसलिए इसके बीच में किसी भी ऐसे पॉइंट का मिलना असंभव है वत्स, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आए। यहां पे बात करते हैं, -4Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और प्लस के कारण इधर, यानी कि सिर्फ पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 ही वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड। चार्ज के कारण मैग्नीट्यूड दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो डिस्टेंस और एक उसका मैग्नीट्यूड। तो +Q कम चार्ज है, बट इसके पास है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। समझना, इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। -4Q ज्यादा दूरी पर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, लेकिन चार्ज इसका 4 टाइम्स है, इसलिए यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इस बात की संभावनाएं हैं कि ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, थर्ड वाले पे देखते हैं। +Q, ओके, -4Q देखते हैं। -4Q चार्ज उस वाले से 4 टाइम्स ज्यादा है, प्लस इसके पास भी है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। -4Q के कारण चार्ज भी ज्यादा है और इसके करीब भी है, लेकिन +Q इससे दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, प्लस इसका चार्ज भी कम है, ये भी ज्यादा है और ये कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बहुत कम, इसलिए ये दोनों कभी भी कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ एकमात्र जगह बचती है ये, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। ठीक है, समझिए इस बात को, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस मैं मान लेता हूं यहां से x पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4Q चार्ज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये 0 करना है, इसलिए इसकी शर्तें ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हमने ये तो पता कर ही लिया है कि अपोजिट डायरेक्शन तो आएगी दोनों की, इसलिए माइनस साइन तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैग्नीट्यूड कैसे बराबर होना है। तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा मैं इसका KQ अपॉन x², K 4Q अपॉन 100 प्लस x²। सर आपने माइनस क्यों नहीं लगाया? अबे बेटा डायरेक्शन है ना, -Q की वजह से तो डायरेक्शन है ना, मैग्नीट्यूड थोड़ा ना है, तो डायरेक्शन तो हमने पहले ही पता कर ली कि यहां पे अपोजिट है, समय यही तो देखना है ना कि मैग्नीट्यूड कैसे 0 हो रहा, इसलिए यहां पे। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा, मेरे पास जो डेटा है उस हिसाब से
100/3 सेंटीमीटर, यानी कि, और यहां लिखेंगे फ्रॉम क्यू चार्ज एट लेफ्ट, क्यू चार्ज के भी लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अगर यहां से पूछता तो इसमें 100 जोड़ देते, ठीक है। और चाहे तो आप नोट करके ये भी लिख सकते हैं। अच्छा समझना, अगर ये प्लस क्यू होता, ये भी प्लस क्यू होता, तो आप कह देते कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्लियर है ना। एक और क्वेश्चन करना, एक और क्वेश्चन कीजिए, आप कीजिए प्लस क्यू और प्लस 4Q 100 सेंटीमीटर पर रखे हैं और फाइंड द प्लेस वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। इस केस में करना एक बार, अपने आप ट्राई कीजिए। देखिए इस केस में भी मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करता हूं। प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके प्लस 4Q के कारण इधर, तो यहां तो नहीं आ रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस 4Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, प्लस Q के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहां भी नहीं आ रहा। तो एकमात्र जगह है कि यहीं कहीं होगा। अब क्या यहां पर होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर 4Q ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूर जाऊंगा प्लस 4Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और Q के करीब आऊंगा तो Q का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो यहीं कहीं होगा x डिस्टेंस पर। तो प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर आपको 0 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4Q शुड बी 0। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ये दोनों 0 तब होंगे जब डायरेक्शन में अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड में बराबर हो। डायरेक्शन में अपोजिट है ही सही, हमने पता ही कर लिया है ना कि प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, माइनस प्लस Q के कारण इधर आएगा, मतलब प्लस 4Q के कारण इधर और प्लस Q के कारण उधर। तो मैं यहाँ पे माइनस साइन का इतना तवज्जो दूंगा भी नहीं, तो सिर्फ इसके कारण निकाल दूंगा KQ अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K 4Q अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर आप इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन है। ऐसे ही हमारे पास पूछता है कि फोर्स बताओ, यहां पर कोई Q0 चार्ज रख दें तो वो जगह बताइए जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है वहीं पर नेट फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो सीधी सी बात आप एक लाइन लिख देना कि द नेट फोर्स विल बी 0 एट अ पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। सो टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी 0, फिर बोल देना, ठीक है। अच्छा यहां पे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर दो सेम चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में ही 0 होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। बट दो अपोजिट चार्ज हैं, ये तो आपको सबको पता रहेगा, ये लिखिए नोट करके। दो अपोजिट चार्जेस के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे वाले चार्ज के पास बाहर की तरफ, एक बार फिर से सुनिए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे वाले चार्ज के पास बाहर की तरफ 0 होगा। इससे बार बार मशक्कत करने की जरूरत नहीं कि कहां होगा कहां होगा, सीधे पकड़ लेना, पता ही है प्लस 2 कूलम और माइनस 4Q कूलम। कहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहां। मैं कहता हूं माइनस 2Q कूलम प्लस QQ कूलम, कहां होगा, यहां छोटे वाले के पास बाहर की तरफ। मैं कहता हूं प्लस 8 कूलम प्लस 4 कूलम, कहां होगा, बीच में कहीं पर, है ना। मैं कहता हूं माइनस 1 कूलम और माइनस 10 कूलम, कहां होगा, बीच में। मैं कहता हूं प्लस 2 कूलम और माइनस 10 कूलम, अब बताओ कि यहां पर। सिंपल, अपोजिट है तो छोटे वाले के पास बाहर की तरफ, अपोजिट है छोटे वाले के पास बाहर की तरफ, अपोजिट है छोटे वाले के पास बाहर की तरफ, दोनों सेम है तो उनके बीच में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बेटा सुनो, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो डाउट क्लास स्किल स्टार्ट कर दे या फिर सेकंड चैप्टर में स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि दोनों चैप्टर का टेस्ट भी एक साथ होगा और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है, ठीक है। तो और जब एक सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम दोनों की डाउट क्लास एक साथ लेंगे। हो सकता है तब लॉकडाउन का कुछ हो जाए, क्योंकि सेकंड चैप्टर लंबा चलेगा, टफ भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो बता दीजिए आप लोग जो चाहते हैं, आप चाहेंगे तो फर्स्ट चैप्टर की डाउट क्लास पहले रख देते हैं, आपकी कैसे रखेंगे वो मैं डिसाइड कर लूंगा, और या तो मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करके आप डाउट कलेक्ट करके रखिए, जब सेकंड चैप्टर खत्म होगा तब हम दोनों चैप्टर के डाउट्स एक साथ ले लेंगे, ठीक है।
तब तक आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। मैं आपको इसके नोट्स भी, अच्छा नोट्स भी मैंने ऐसे बनाए हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के मिला करके नोट्स हैं। दोनों का टेस्ट भी एक ही होगा। मेरे लिए ये एक ही चैप्टर है, एनसीईआरटी में 2 करके दिया हुआ है। ठीक है, डिसाइड कर लीजिएगा, मुझे अपडेट कीजिए। टेक केयर बेटा।